रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेपर कंप्रेशन साइकिल हमने डिटेल में किया था। फिर वेपर कंप्रेशन साइकिल में जितने कंपोनेंट्स थे और फिर जितनी प्रोसेस थी, हर एक कंपोनेंट में जो जो प्रोसेस हो रहा था वो हमने डिटेल में किया था। फिर हमने टीएस डायग्राम भी किया था और पेज डायग्राम भी किया था। टीएस डायग्राम में क्या था कि आपका एवापोरेटर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर निकल रहा है। यहाँ पे इस डोम को देख ले। इस डोम में ये कर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ होगी तो वो प्योर वेपर होगी। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर का वेपर है 0.1 पे, इसलिए मैंने इस कर पे 0.1 प्लॉट किया है। अब वो कंप्रेसर के अंदर जा रहा है। कंप्रेसर क्या कर रहा है, उसका प्रेशर भी बढ़ा रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है। टेम्परेचर 1 से 0.2 पे आ गया, सुपर हीटेड वेपर हो गया। नेक्स्ट अब वो कंडेंसर के अंदर जा रहा है। तो कंडेंसर का फंक्शन ये है कि ये इसका टेम्परेचर भी रिड्यूस करेगा और इसको लिक्विड में भी चेंज कर देगा। 2 to 2 आपका क्या होगा कि इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ से सुपर हीटेड वेपर से अब ये वेपर लो टेम्परेचर वेपर में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं मज़ीद हीट उससे बाहर शिफ्ट कर दूंगा सराउंडिंग में, तो उसका फेस चेंज होगा। 2 से 3 तक उसका फेस चेंज हो रहा है कि वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब 3 to 4 आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है या थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा और आपका एंट्रोपी भी रिड्यूस हो रहा है। फिर 4 to 1 आपका इवापोरेटर का प्रोसेस है। तो वहाँ पे क्या होगा आपका इवापोरेटर में कि अब हम हीट देंगे रूम से या स्टोरेज से, वो हीट लेगा आपका जो रेफ्रिजरेंट है। वो जो हीट है वो यूटिलाइज करेगा टू चेंज द फेस। यहाँ पे आप देख ले कि जो आपका लिक्विड है और उसमें थोड़ा सा वेपर भी शामिल है, तो वो चेंज होगा वेपर में। आपका ये लिक्विड चेंज होगा वेपर में 4 to 1 प्रोसेस में। इवापोरेटर में जितना वो स्टोरेज से हीट लेगा तो वो क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा टू चेंज द फेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। फिर पिच डायग्राम भी हमने किया था कि सेम उसी तरह का है कि 0.1 से 2 पे क्या होगा, आपका प्रेशर और एंथैल्पी दोनों इंक्रीज़ हो रही है। फिर आपका क्या है कि एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट हीट रिडक्शन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिडक्शन प्रोसेस है। 3 to 4 फिर कांस्टेंट आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिर 4 to 1 में आपकी एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। अब हम आते हैं COP ऑफ VC साइकिल। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मालूम करेंगे VC साइकिल के लिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। ये सब हम एंथैल्पी के टर्म्स में करेंगे कि एंथैल्पी के टर्म्स में मेरा COP क्या आ रहा है। मैं क्या करूँगा, COP का फार्मूला मुझे पता है, Q1 फॉर रेफ्रिजरेटर, Q1 या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो अब मैं मालूम करूँगा कि वर्क इनपुट के लिए एंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है और जो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है उसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है। एंथैल्पी यानी एंथैल्पी डिफरेंस की वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट अब मैंने स्टडी फ्लो डिवाइस पढ़ा है या स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ी है। ठीक है, तो आप लोगों को स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का पता है और मैं एज्यूम करता हूँ, एजम्पशन करता हूँ कि जो आपके 4 कंपोनेंट्स है, जो कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एवापोरेटर है और थ्रॉटलिंग डिवाइस है या एक्सपेंशन डिवाइस है, कि मैं ये एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे स्टडी फ्लो हो रहा है चारों प्रोसेसेस में, चारों कंपोनेंट्स में। और मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जितनी भी चेंजेस आ रही है उनको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, बल्कि एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपका हर एक डिवाइस में जो फ्लो है वो आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वाला फ्लो है, या आपका जो है ये सारे डिवाइसेस है ये स्टडी फ्लो डिवाइसेस है। तो मैं यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज़ करूँगा। अब जो आपका हर एक डिवाइस है वो स्टडी फ्लो डिवाइस है, तो मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन या SFEE इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ। और वो इक्वेशन ये है 1/2C1 स्क्वायर GZ1 प्लस H1 प्लस Q इज इक्वल टू 1/2C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस H2 प्लस
वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, 0.1 और 0.2। नेक्स्ट अब हम दो एजम्पशंस करेंगे। पहला एजम्पशन कि मैं इसको स्टडी फ्लो लूँगा, हर एक डिवाइस को मैं क्या कहूँगा चारों प्रोसेस में कि ये स्टडी फ्लो है, चारों कंपोनेंट्स में स्टडी फ्लो होगा, और फिर मैं जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस है मैं उनको सिरे से नेग्लेक्ट ही कर लूँगा। एजम्पशंस क्या है कि मैं चारों प्रोसेस में कर लूँगा कि ये स्टडी फ्लो है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मैं निगलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हो, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो जो चेंज आ रहा है उस चेंज को मैं क्या कर लूँगा, नेगलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये नेगलेक्ट हो गया, चेंज जो है ये नेगलेक्ट हो गया और ये नेगलेक्ट हो गया। तो जो आफ्टर एजम्पशन आपके पास जो इक्वेशन आती है वो ये होगी। आफ्टर एजम्पशन आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी H1 प्लस क्यू इज इक्वल टू H2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई। इसी इक्वेशन से अब हम हर एक प्रोसेस के लिए इंथैल्पी चेंज या वर्क इनपुट या जो हीट रिजेक्ट है, हीट एब्जॉर्प्शन है, वो मालूम करेंगे। अच्छा, ये आपका फाइनल इक्वेशन है H1 प्लस क्यू इज इक्वल टू H2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम आफ्टर द एजम्पशंस। नेक्स्ट अब हम प्रोसेसेस की तरफ आते हैं। ठीक है, कि आपने Q1 मालूम करना है, Q2 मालूम करना है, वर्क ऑफ कंप्रेसर या वर्क इनपुट मालूम करना है। तो 1 to 2 प्रोसेस जो है वो आपका जो कंप्रेसर में जो प्रोसेस होता है वो 1 to 2 वाला प्रोसेस है, और ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। अच्छा, आपका इक्वेशन ये है, इक्वेशन में चारों के लिए यही इक्वेशन यूज़ करूँगा, 2 to 3 के लिए भी, 3 to 4 के लिए भी, 4 to 1 के लिए भी। अच्छा, ये आपका फाइनल इक्वेशन है एजम्पशन के बाद। तो ये वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब 1 to 2 प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में मुझे पता है कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0, हीट एडिशन या हीट रिडक्शन बाहर से 0 है। न मैं हीट को अंदर भेज सकता हूँ न वो बाहर भेज सकता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में इसी तरह होता है। सो Q आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आज अब मैं H2 यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आ गया वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू H1 माइनस H2। नेक्स्ट, अब मुझे पता है कि आपने वर्क ऑफ कंप्रेसर मालूम करना है। तो कंप्रेसर में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल बिजली सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं। तो वो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और सिस्टम आपका क्या है, वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम है। तो आपका जो वर्क ऑफ कंप्रेसर है, क्योंकि हम बाहर से बिजली देते हैं, इज इक्वल टू माइनस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हम नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे देख ले, मैंने क्या मालूम करना है, वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो वर्क ऑफ कंप्रेसर माइनस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर लूँगा। तो वर्क ऑफ कंप्रेसर आपका आ जाएगा माइनस, और वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम मैंने मालूम किया है H1 माइनस H2। तो यहाँ पे आ जाएगा H1 माइनस H2। अब नेगेटिव जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा H2 माइनस H1। तो ये अब आपका आ गया वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर। तो H2 माइनस H1 किलो जूल, और ये पर केजी के लिए। सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एजम्पशन के बाद जो इक्वेशन आ गया था स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की एजम्पशन के बाद, तो वो ये इक्वेशन है। अब 1 to 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्यों हीट ट्रांसफर 0 होगा, तो वो मैंने नेगलेक्ट कर दिया।
अब यहाँ पे आ गया वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम H1 माइनस H2, लेकिन मुझे पता है कि जो कंप्रेसर में वर्क डन होता है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, क्योंकि मैं बाहर से जो बिजली है या पावर है वो प्रोवाइड करता हूँ। सही है, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो सो वर्क ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू माइनस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जो है WC, उसकी वैल्यू ये है, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो H2 माइनस H1 किलो जूल पर केजी मेरे पास आंसर आता है। तो ये आ गया वर्क ऑफ कंप्रेसर या वर्क इनपुट की वैल्यू ये आ गई। अब मैं 2 to 3 प्रोसेस पे आता हूँ कंडेंसर में। अब आपका 2 to 3 प्रोसेस है या ये वाला 2 to 3 प्रोसेस है, तो उसके लिए भी मैं सेम इक्वेशन लिखूँगा, H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। नेक्स्ट, अब आप 2 to 3 प्रोसेस को देख ले, ये कंडेंसर में हो रहा है। तो कंडेंसर में आप देख ले कि आप बाहर से कोई वर्क दे रहे हैं या कंडेंसर हमें कोई वर्क दे रहा है, नहीं। कंडेंसर सिर्फ जो आपका हीट है वो रिजेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे न वर्क इनपुट है न वर्क आउटपुट है, तो वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंडेंसर में ना हमने कोई वर्क इनपुट दिया है और न ये हमें कोई वर्क आउटपुट दे रहा है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी Q इज़ इक्वल टू H1 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा H2 माइनस H1। ये अब आपकी Q की वैल्यू आ गई और इसका यूनिट होगा किलो जूल, लेकिन पर केजी से के हिसाब से। नेक्स्ट, अब कंडेंसर में क्या होता है कि कंडेंसर रिजेक्ट्स हीट टू द सराउंडिंग। तो कंडेंसर में हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट होता है, और जब कंडेंसर, अब यहाँ पे आपका सिस्टम है, जब सिस्टम हीट आउट करता है तो हम उस सिस्टम को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स के साइन कन्वेंशन में आपने पढ़ा है कि जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा तो सिस्टम को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इसीलिए जो कंडेंसर है आपका वो हीट रिजेक्ट कर रहा है तो उसको मैं नेगेटिव कंसिडर कर लूँगा। अब Q की वैल्यू यहाँ पे H2 माइनस H1 है, तो Q कंडेंसर की जगह मैं लिख लूँगा H2 माइनस H1। नेगेटिव, अब नेगेटिव मैंने लगा दिया और Q की जगह मैंने H2 माइनस H1 की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट, सॉरी, ये यहाँ पे H1 नहीं, यहाँ पे होगा आपका H2 होगा, क्योंकि ये प्रोसेस 2 है और ये प्रोसेस 3 है। ये प्रोसेस 2 है और 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका H3 माइनस H2 और यहाँ पे हो जाएगा H3 माइनस H2। अच्छा, H3 माइनस H2 हो गया, सिर्फ 1 और 2 को मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये 2 और 3 के दरमियान ये प्रोसेस हो रहा है कंडेंसर में। अच्छा, तो यहाँ पे नेगेटिव जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Q कंडेंसर आपका आ जाएगा H2, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, और H3 नेगेटिव हो जाएगा। ये अब आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। लेकिन Q कंडेंसर आपका क्या है कि कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको मैं QR भी कह सकता हूँ, या Q कंडेंसर या QR। तो जो कंडेंसर या जो इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा उसकी वैल्यू होगी H2 माइनस H3 किलो जूल पर केजी। QR आपका क्या है? हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। वही इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं H2 प्लस Q लूँगा क्योंकि ये प्रोसेस 2 है। यहाँ पे H3 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम लूँगा। सही है। अब मैं वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कंडेंसर जो कि एक सिस्टम है, यहाँ पे न मैं कोई वर्क इनपुट दे रहा हूँ न मैं इससे कोई वर्क आउटपुट ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम को ज़ीरो या नेगलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों अपनी जगह पे आ गया, H3 यहाँ पे आ गया, H2 को मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि जब कोई किसी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा तो उसको मैं नेगेटिव कंसिडर कर लूँगा, इसलिए इसको मैं नेगेटिव कंसिडर कर लूँगा। तो ये बन जाएगा H2 माइनस H3। तो आपका जो हीट रिजेक्टेड आ गया क्यों,
वो उसकी वैल्यू आ गई H2 माइनस H3 फॉर कंडेंसर। अच्छा, नेक्स्ट 3 to 4 प्रोसेस है जो कि आइसेंथाल्पिक प्रोसेस जो है आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस या एक्सपेंशन डिवाइस में जो प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे ये आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है। अच्छा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की एग्जाम्पशंस के बाद जो इक्वेशन आ गया था उसको यहाँ हम फिट कर लेंगे 3 और 4 पॉइंट्स के दरमियान में। तो H3 प्लस Q इज़ इक्वल टू H4 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब यहाँ पे देख लें जो आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, हमें पता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है, ये आपने पढ़ा है। इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र इज़ ज़ीरो, सो मैं हीट क्यों जो है इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। प्लस थ्रॉटलिंग प्रोसेस या एक्सपेंशन डिवाइस में देख ले कि न मैं बाहर से कोई एनर्जी या जो वर्क इनपुट है वो दे रहा हूँ, न ये मुझे कोई वर्क आउटपुट दे रहा है, इसलिए मैं वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम को भी नेगलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दो चीज़ें नेगलेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस में ज़ीरो होता है और वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम भी ज़ीरो, क्योंकि ना वर्क इनपुट है यहाँ पे और ना वर्क आउटपुट है। सो फाइनल इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ H3 इज इक्वल टू H4। और 3 to 4 प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि ये आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है, सेम एंथैल्पी। तो देख लिए 0.3 पे जो एंथैल्पी है वही एंथैल्पी 0.4 पे भी होगी। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। एंथैल्पी एट 0.3 इज इक्वल टू एंथैल्पी एट 0.4। अब हम 4 to 1 एवापोरेटर की तरफ आते हैं। अच्छा, 4 to 1 प्रोसेस जो आपका एवापोरेटर में होता है उसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ये वाला मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे H4 आ जाएगा 4 और 1 के दरमियान में, प्लस Q, और यहाँ पे H1 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख ले 4 to 1 में एवापोरेटर बेसिकली क्या करता है, आपका स्टोरेज से या रूम से हीट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एवापोरेटर को देख ले कि यहाँ पे न वर्क इनपुट है न वर्क आउटपुट है, सो वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वर्क डन यहाँ पे ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख ले ये आपका क्यों है और एवापोरेटर आपका क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द स्टोरेज। लेकिन यहाँ पे देख ले कि सिस्टम में जो आपका रेफ्रिजरेंट है या एवापोरेटर है वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सो आपका जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमने पढ़ा है कि व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम सो वी विल टेक इट पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्यों को पॉजिटिव लेंगे। क्यों इज इक्वल टू H4 मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा H1 माइनस H4। तो ये क्यों जो है ये अब आपका आ गया क्यों एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या क्यों ऑफ द इवापोरेटर, हीट एब्जॉर्ब बाय द इवापोरेटर या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो वो आ गया H1 माइनस, सिंपली इस क्यों के बराबर आ गया H1 माइनस H4, और वैल्यू क्या होगी किलो जूल पर kg। क्लियर है। यहाँ पे सिंपली 4 और 1 के दरमियान मैंने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दिया, वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम को ज़ीरो कर दिया क्योंकि वर्क इनपुट वर्क आउटपुट दोनों ज़ीरो है, यहाँ पे हम कोई वर्क नहीं दे रहे। क्यू इज इक्वल टू H1 माइनस H4। ये एक सिस्टम है जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इसी वजह से आपका क्यू एवापोरेटर या क्यू एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू पॉजिटिव H1 माइनस H4। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, अब हम COP को मालूम करेंगे। अब मैं COP ऑफ VC साइकिल को मालूम करता हूँ। तो COP मुझे पता है COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे क्या है, QA, क्यों एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द स्टोरेज बाय द रेफ्रिजरेंट, और वर्क इनपुट। अब आपने किया था क्यों ए इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, जो लास्ट में मैंने कर दिया एवापोरेटर के लिए, तो वो उसकी वैल्यू है जो मैंने मालूम कर दिया H1 माइनस H4।
क्यू एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या क्यू ऑफ द ऑपरेटर वो H1 माइनस H4 के इक्वल है। और वर्क इनपुट जो कि कंप्रेसर में मैंने किया था उसकी वैल्यू आई थी H2 माइनस H1, इसलिए यहाँ पे मैं पुट करूँगा H2 माइनस H1। तो आपकी COP की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ये आ जाएगी। अब सिंपली आपने करना क्या है कि अगर कोई वेपर कंप्रेशन साइकिल है और वहाँ पे H1 की, H2 की, H3, H4 की वैल्यूज़ गिवन है तो ये फार्मूला पुट करना है एंथैल्पीज़। अगर एंथैल्पीज़ गिवन नहीं है तो आप स्टीम टेबल से भी मालूम कर सकते हैं। हम इस पे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो अच्छा, एंथैल्पी एट 1, एंथैल्पी एट 4 और एंथैल्पी एट 2 आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, इससे आप COP ऑफ VC साइकिल मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये वर्क आप इनपुट आपका वर्क ऑफ जो कंप्रेसर है वो आ गया था। अब हमें पता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था जो आपका 3 to 4 वाला प्रोसेस है उसमें आपके पास आया था H3 इज इक्वल टू H4। सो इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस में H3 वाज इक्वल टू H4। सो यहाँ पे H4 की जगह मैं H3 भी लगा सकता हूँ। अगर बसा औकात इस तरह आ जाए कि H4 की वैल्यू नहीं है लेकिन H3 की वैल्यू है तो आपने सिंपली H4 की जगह H3 लगाना है, क्योंकि हमने 3 to 4 प्रोसेस में किया था इस एंथैल्पिक प्रोसेस में कि 3.3 पे और 0.4 पे वहाँ पे एंथैल्पी सेम होगी। सो COP इज इक्वल टू H1 माइनस H3 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। अब भी आपकी COP की दूसरी वैल्यू आ गई। अब अगर H4 की वैल्यू गिवन है तब भी आप मालूम कर सकते हैं, H3 की वैल्यू गिवन है तब भी आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, और सिंपल VC साइकिल इरिवर्सिबल साइकिल है, किस वजह से? थ्रॉटलिंग प्रोसेस की वजह से, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज़ ए हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, COP की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट अब हम आते हैं पावर इनपुट टू कंप्रेसर की तरफ। वर्क इनपुट तो हमने मालूम कर लिया, लेकिन पावर इनपुट किस तरह मालूम कर सकते हैं? अच्छा, पावर इनपुट किस तरह मालूम कर सकते हैं? अब हमने 1 to 2 प्रोसेस में किया था कि वर्क इनपुट या वर्क ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू H2 माइनस H1 और यूनिट था इसका किलो जूल पर kg। अब हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट ले लेंगे। सही है, सपोज़ मैं ले रहा हूँ कि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ m डॉट विच इज़ मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इन kg पर सेकेंड। तो मैं पावर इनपुट को किस तरह लिख लूँगा, जो आपका एक्चुअल पावर इनपुट है इज़ इक्वल टू m डॉट H2 minus H1 where m dot is mass flow rate of refrigerant in kg पर सेकेंड। तो पावर इनपुट की वैल्यू आ गई m डॉट इज इक्वल टू H2 माइनस N1। ये पावर इनपुट की आपकी सिंपल वैल्यू आ गई m डॉट H2 माइनस H1। और यूनिट इसका क्या होगा, किलो जूल पर सेकंड या किलोवाट। इसको हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? अब देख ले, m डॉट की जगह मैं लगा लूँगा kg पर सेकेंड और जो आपका एंथैल्पी चेंज है H2 माइनस H1 उसकी जगह लगा लूँगा किलो जूल पर kg। तो kg के साथ ख़त्म हो जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड या किलोवाट आ जाएगा। तो जो आपका यूनिट आ रहा है पावर इनपुट का वो है किलोवाट या किलो जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट अब हम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की तरफ आएंगे। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को जब मैं मालूम कर लूँ तो फिर मैं COP का दूसरा फार्मूला भी लिख सकता हूँ जो कि है RC डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, जो हमने किया था। अच्छा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है हमने ये किया डिटेल में, m डॉट मल्टीप्लाई बाय रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट। और रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट पॉइंट जो 4 to 1 में आपने किया था, 4 to 1 जो प्रोसेस था हीट एब्जॉर्ब बाय दी एवापोरेटर। तो रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट की वैल्यू आ रही थी या QA या हीट एब्जॉर्ब बाय द एवापोरेटर, उसकी वैल्यू आ रही थी H1 माइनस
H4। सो आर ई की जगह मैं H1 माइनस H4 लिख लूँगा। आर सी इज़ इक्वल टू एम डॉट आपको पता है मास फ्लो रेट है ऑफ द रेफ्रिजरेंट, तो मैं लिख लूँगा एम डॉट और यहाँ पे पुट कर लूँगा H1 माइनस H4। ये अब आपकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसका यूनिट भी किलो जूल पर सेकंड होगा या किलोवाट होगा। अब COP जो दूसरा फार्मूला है वो भी मैं लिख सकता हूँ। मुझे पता है COP इज़ इक्वल टू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जगह रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ जाएगी, वर्क इनपुट की जगह आपका पावर इनपुट आ जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मेरे पास वैल्यू है एम डॉट इज़ इक्वल टू H1 माइनस H4 और पावर इनपुट जो मैंने मालूम कर दिया था एम डॉट H2 माइनस H1। एम डॉट के साथ ख़त्म हो गया, तो सेम वही जो आपका COP का फार्मूला था वही पर आ गया। H1 माइनस H4 H2 माइनस H1 या H4 की जगह आप H3 भी लगा सकते हैं, ये H2 है, सही है। तो इस टॉपिक में हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन चारों प्रोसेसेस पे अप्लाई कर दिए, फिर एंथैल्पी चेंज, वर्क इनपुट, वो सब कुछ मालूम कर दिया, फिर हमने COP मालूम कर दी।